मजाक, बहुत बड़ा मजाक बनाया। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान के लिए कुछ दिन बाकी है और ऐसे में सभी प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव होने हैं। ऐसे में उत्तराखंड की 5 सीटों पर नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 5 सीटों पर 55 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में आज बात की जाएगी नैनीताल उधम सिंह नगर सीट की और बताया जाएगा कि इस सीट का समीकरण क्या कहता है, इस सीट के अंतर्गत कितनी विधानसभाएं आती हैं और उनमें किन पार्टियों के विधायक हैं। तमाम जानकारी और साथ साथ रुद्रपुर में हुए पीएम मोदी के जन संबोधन की बात करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने किस तरह से सरकार को टारगेट किया है उसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय। नैनीताल उधम सिंह नगर ये लोकसभा सीट ऐसी सीट है जहां कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों में सीधी टक्कर है, क्योंकि यहां बीजेपी ने एक बार फिर से अजय भट्ट को टिकट दिया है। अजय भट्ट 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर जीते थे और दोबारा से बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया है। दूसरी ओर अगर बात की जाए कांग्रेस प्रत्याशी की, तो इस बार कांग्रेस ने प्रकाश जोशी को टिकट दिया है। प्रकाश जोशी और अजय भट्ट में यहां सीधी टक्कर है, लेकिन इन सीधी टक्कर के बीच आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। साथ साथ जनसभाएं और स्टार प्रचारकों का दौर अब शुरू हो गया है। रुद्रपुर वो विधानसभा जो इस सीट के अंतर्गत आती है, वहां पीएम मोदी ने 2 अप्रैल को एक भारी जनसभा को संबोधित किया। उस दौरान एक रैली हुई, जिस रैली में हजारों की भीड़ में लोगों को देखा गया। जनसभा में भी हजारों लोग आए थे, पीएम मोदी को सुन रहे थे। पीएम मोदी का रुद्रपुर आना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटी है, लेकिन जब से प्रकाश जोशी का नामांकन हुआ है तब से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है। इस सीट के अंतर्गत 14 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें 8 विधायक बीजेपी के पास हैं और 6 विधायक कांग्रेस के पास है। यानी कुछ ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, 19-20 का अंतर है विधानसभा चुनाव की बात करें। लेकिन लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव से बिल्कुल विपरीत होता है और ऐसे में यहां बड़ा फैक्टर होंगे पीएम मोदी। मोदी मैजिक के चलते ही 2014 में उत्तराखंड की 5 सीटों पर कमल खिला था, 2019 में भी, और अब 2024 का चुनाव है। ऐसे में पीएम मोदी का मैजिक यहां एक बड़ी भूमिका निभाएगा। लेकिन कांग्रेस के पास इस चुनाव में मुद्दे बहुत हैं। प्रकाश जोशी ने किस तरह से मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट पर तीखी टिप्पणियां की हैं और साथ साथ उनके कार्यकाल में जो काम नहीं हुआ उन्हें गिनाया है, आप सुनिए। कर रहा हूँ या कार्यकर्ताओं के समर्थन की बात कर रहा हूँ तो यह अभूतपूर्व है। ये मेरे लिए सचमुच बहुत मनोबल को बढ़ाने वाला है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे मन से अब जीत का एक विश्वास बिल्कुल बढ़ता चले आ रहा है और हम निश्चित तौर पर इस चुनाव को बहुत अच्छे अंतर से जीतने जा रहे हैं। मुद्दे क्या लेके चल रहे हैं जनता के बीच? आपने अग्निवीर योजना हो, स्वास्थ्य की बातें कही, खेल की बातें कही। देखिए, मुद्दे 2 तरह के हैं। पहला सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 5 साल पहले जनता ने जिनको अपना प्रतिनिधि और सांसद बनाकर भेजा, उनका नकारापन सबसे बड़ा मुद्दा है। क्षेत्र के प्रति उदासीनता सबसे बड़ा मुद्दा है जनता के लिए। जनता हिसाब मांगेगी कि 5 साल पहले जब हमने आपको चुनकर भेजा तो आपने हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया। आप विश्वासघाती, आप धोखेबाज है। आपने अपनी संसद निधि का जो जनता की भलाई में खर्च होना चाहिए था उसका 60% आपने बेकार कर दिया। 10 करोड़ रुपए चला गया वापस। उससे कितने काम हो सकते थे, अस्पतालों का अपग्रेडेशन हो सकता था, बहुत सारी जगह सड़कें बन सकती थी, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बन सकती थी, बहुत से काम हो सकते थे। आपने नहीं किया। आपने जिन गांवों को गोद लिया वहां दोबारा पलट कर नहीं गए। आपके रहते हुए, रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए, इस देश में एक इतनी अविवेकपूर्ण योजना आई अग्निवीर, जिससे हमारे देश के युवाओं फौजी बनने का, देश के लिए सेवा करने का, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का सपना तोड़ दिया, खत्म कर दिया। आप रक्षा राज्य मंत्री थे। तो सबसे पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा जो बुनियादी हमारे मुद्दे थे उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मैं मानता हूं कि जब जब कांग्रेस की सरकार रही हमने उस दिशा में काफी काम किया, लेकिन अभी और उसमें काम करने की जरूरत है और एक नए विजन के साथ काम करने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में कोई बहुत बड़े उद्योग तो नहीं लग सकते, लेकिन आपको याद होगा जब कोविड आया था
महामारी आई थी, तो पूरे देश में नहीं, जहाँ जहाँ कोविड महामारी हुई, अधिकांश बड़ी से बड़ी कंपनियों ने भी वर्क फ्रॉम होम किया था। अब कल्पना करें कि हमारा पूरा उत्तराखंड का जितने भी ब्लॉक स्तर के जो हमारे मुख्यालय हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, जिला मुख्यालय है, अगर वहाँ इंटरनेट व्यवस्थाएं ठीक हो जाए और हम इस तरह की बड़ी IT कंपनीज को जो गुड़गांव में, दिल्ली में, बैंगलोर में, नोएडा में, हैदराबाद में, पुणे में काम कर रही हैं, उसके लिए तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, सिर्फ आपको IT का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो इंटरनेट है। अगर वो हम अपने पहाड़ों में लेके चले आए तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चियां हैं, नौजवान साथी हैं, उन्हें घर बैठ के रोजगार मिलेगा, वो अपने माँ बाप की सेवा भी कर सकेंगे, अपने परिवार के साथ समय भी दे पाएंगे। इसमें कहीं ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है, इसमें विजन की जरूरत है। दुर्भाग्य है कि सरकार जो 7 साल से वो सोच भी नहीं रही, और कम से कम कोविड से तो एक सबक ले लेते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करते हैं, चलिए। सुशीला तिवारी, हमने हॉस्पिटल, हमारा सबसे बड़ा, पूरे कुमाऊं का सबसे बड़ा, पूरे पहाड़ के पेशेंट वहाँ आते हैं। आपने दुर्दशा देखी होगी, आप तो जाते रहते हैं। आज अगर किसी का परिजन अंदर एडमिट हो जाए अस्पताल में, तो बाहर बैठा हुआ व्यक्ति जो उसका परिजन है, उसे बिल्कुल ये विश्वास नहीं होगा, उसका भरोसा नहीं होगा कि सही सलामत बाहर भी आएगा। जरा सी चीज के लिए बाहर भेज दिया जाता है। और ऐसे तमाम मुद्दे हैं। शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षा में बुरी स्थिति है। लगभग इस संसदीय क्षेत्र में 4 लाख ऐसी आयु वर्ग के लोग हैं जो विद्यार्थी होने चाहिए, जिनको उच्च शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। मात्र 20 डिग्री कॉलेज है। हल्द्वानी MB PG डिग्री कॉलेज जैसे बड़े प्रतिष्ठित कुमाऊं का सबसे बड़ा कॉलेज, उसमें कम से कम 12 से 14 हजार विद्यार्थियों का नामांकन है। आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ बैठने की जगह मात्र 2.5 से 3 हजार। आप फीस ले रहे हो पूरी, और बैठने की जगह नहीं दे रहे हो। आप उनसे डेवलपमेंट की फीस लेते हो, आप उनसे ट्यूशन फीस लेते हो, आप उनसे लाइब्रेरी फीस लेते हो, आप उनसे पार्किंग की फीस लेते हो, लेकिन कहते हो कॉलेज मत आइए। तो लूट है, लूट है सरासर। आप उन्हीं कॉलेजों में संध्याकालीन क्लासेस चलाइए, दिन भर वो बच्चे अपना रोजगार पाएंगे और शाम को पढ़ाई कर लेंगे। ऐसे तमाम मुद्दे जिस पर हम लोग जनता के आशीर्वाद से मौका मिलेगा ही, और हम लड़ेंगे। ठीक, थैंक यू। अब इस सीट पर अगर बात करें तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस सीट से आते हैं। भुवन कापड़ी युवा नेता हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी को हराया था। यशपाल आर्य भी इसी सीट से आते हैं, बाजपुर विधायक हैं, और इस सीट पर उनके लिए भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कांग्रेस प्रत्याशी को जिता के संसद भेजे। हालांकि कुछ कार्यकर्ता और कुछ ऐसे नेता हैं जो पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चले गए, लेकिन पार्टी के सामने अभी बड़ी चुनौती 19 अप्रैल का चुनाव है, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि चुनाव से पहले कांग्रेस बिखरती है तो उसका परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाता, और इस बार अगर ऐसा होता है तो लगातार कांग्रेस के हाथ से ये सीट खिसकती हुई नजर आएगी। 2014 में अगर बात करें तो 2014 में इस सीट पर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को टिकट दिया था, जो कि इस सीट से जीते थे। 2019 में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदला और यहां से अजय भट्ट को टिकट दिया, और 2024 में एक बार फिर से बीजेपी ने अजय भट्ट पर विश्वास दिखाते हुए उन्हें एक बार फिर से टिकट दिया है। वहीं खटीमा CM धामी का गृह क्षेत्र है, और वो खटीमा विधानसभा भी नैनीताल उधमनगर सीट के अंतर्गत आती है। अब ऐसे में इस लोकसभा सीट का चुनाव दिलचस्प हो गया है। PM मोदी की एंट्री से चुनाव परिणामों में क्या अंतर देखने को मिलेगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इस सीट पर किसकी जीत होने वाली है, कमेंट करके जरूर बताएं, और लोकसभा चुनाव की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए उत्तराखंड तक।